अब हम आगे मूव करेंगे और हमारे जो लिक्विड से रिलेटेड टॉपिक हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये कोर्स देख लेते हैं, 2.7, 2.8 एंड 2.9। तो ये हमारे पास बुक अभी है, बुक सामने है आपके। हम मूव कर रहे हैं 2.7, 2.8 और 2.9। 2.7 में विस्कोसिटी है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। 2.8 में सरफेस टेंशन, इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉलिंग ड्रॉप, कैपिलरी एक्शन इसी में ही आ जाता है, कैपिलरी एक्शन पढ़ाना पड़ेगा आपको। और फिर आ जाता है वेपर प्रेशर। डन। तो अब हम बारी बारी हमारे टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को अगर हम तेजी से रिव्यू करें कि व्हाट इज विस्कोसिटी, तो इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। आम फहम लफ्जों में अगर इसकी बात करें कि विस्कोसिटी क्या है, तो आम फहम लफ्जों में इसका मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है। कोई लिक्विड आपको पता है गाढ़ा होता है, कोई लिक्विड आपको पता है पतला होता है। तो व्हाट हियर वी आर रेफरिंग गाढ़ापन। और अच्छा, अब ये होता क्यों है, देखो। जब भी कभी कोई एक सरफेस के ऊपर कोई दूसरा सरफेस मूव करता है, तो दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होती है। जैसे कि जमीन के ऊपर एक बॉक्स रखूं और उसको मैं स्लाइड कराऊं, मैं ड्रैग कराऊं, जमीन पे उसको धक्का दूं, तो क्या होगा कि वो रगड़ लगेगी जमीन से उसकी। और नीचे का हिसाब देखेंगे, थोड़ा सा हीट अप भी हो रहा होगा। सही है। तो वो क्या है, वो बेसिकली फ्रिक्शन है। अब अगर सेम फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एक लेयर है और ये जमीन है, ग्राउंड है। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इसके ऊपर दूसरी लेयर है, ये इसके ऊपर तीसरी लेयर, नाउ फोर्थ वन, फिफ्थ वन। ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई, जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर, यानी कि हम किसी लिक्विड को अगर बहाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। ये तो जमीन और इस मॉलिक्यूल की लेयर के दरमियान जो फोर्स होगी, ऑपोजिट फोर्स, वो तो फ्रिक्शन कहलाएगी। बट जब ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे, ये वाली लेयर वन और ये वाली लेयर टू, ये जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि यहां पर, इस जगह पर जो फोर्स होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज विस्कोसिटी। अब देखो, जितनी ज्यादा ये विस्कोसिटी की फोर्स होगी, लिक्विड का मॉलिक्यूल फ्लो होने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, यानी कि उतना कम फ्लो होगा। अच्छा, जब फ्लो कम होगा तो ऑब्वियसली लिक्विड आपके पास गाढ़ा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब फैक्टर्स जो विस्कोसिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अच्छा, यूनिट विस्कोसिटी का क्या होता है? विस्कोसिटी का यूनिट होता है पॉइस, POISE, साइंटिस्ट नेम पॉइजले, उसके ऊपर इसका यूनिट है। अमूमी तौर पे विस्कोसिटी को सेंटीपॉइज में मेजर किया जाता है, बिकॉज ये फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए इसको सेंटीपॉइज में मेजर करते हैं। व्हाट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑन विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी इत्तेफाक से एक जगह की कॉपीज चेक करने का इत्तेफाक हुआ, मैंने देखा वहां पे एक रीजन आया था, साइंटिफिक रीजन, व्हाई हनी इज मोर विस्कस देन वाटर।
शहद जो है वो ज्यादा विस्कस क्यों होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो उसके ऊपर बच्चों ने बड़े अजीब अजीब से रीजन लिखे हुए थे। उसका सिर्फ एक रीजन है, बिकॉज हनी हैज मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स देन वाटर, दैट इज व्हाई हनी इज मोर विस्कस। ठीक है। और विस्कोसिटी यस सर। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्प्यूरिटीज। अगर हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है किसी भी लिक्विड की। तो दैट्स ऑल अबाउट विस्कोसिटी। नाउ मूविंग ऑन टू surface tension, which is a bit lengthy topic. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो नो सर। सर। नो सर। बेटा फिर ये जाती प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर बाकियों को इशू नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये आपकी साइड से कोई इशू है। चेक कीजिए। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन इज द इनवर्ड पुल of surface molecules of any liquid। किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल का इनवर्ड पुल। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कुछ वक्त के लिए जो सेंटर में लिक्विड मॉलिक्यूल है, यानी कि इसकी, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर ये वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ये भी 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 लगा रहा है, और ये भी लगा रहा है। यानी कि इस मॉलिक्यूल पर हर जानिब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर मैं बोलूं तो इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर मैं टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करूं जैसे कि ये, तो इसको नीचे वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं अपनी जानिब और साइड वाले भी खींच रहे हैं, बट ऊपर से कोई नहीं खींच रहा। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर हम फोर्स डायरेक्शन देखें तो ये आ रही है और ये। अच्छा, अब देखिए जो राइट और लेफ्ट पर फोर्स है, ये तो जो है वो समझ लें आपके पास कैंसिल हो रही है, बैलेंस हो रही है। बट नीचे वाली जो फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी रेजिस्टिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से टॉप लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी वेरी जैम पैक विद सेकेंड मोस्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इस चीज को, इस अमल को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, यहां पर इसकी जो फोर्स है वो न्यूटन पर मीटर ली जाती है या डाइन्स में ली जाती है। डाइन इज ऑल्सो अ फोर्स यूनिट। असल में न्यूटन जो है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है फोर्स का, तो अगर हम न्यूटन में सरफेस टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो बहुत हमारे पास ना बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम डाइन्स में उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आती। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा जी, अब
फैक्टर्स जो सरफेस टेंशन पे असरअंदाज होते हैं, तो सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी सरफेस टेंशन उतनी ही ज्यादा होगी। इट इज वेरी इजी, मतलब बेटा देखो, जिस सब्सटेंस की इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है उसकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों ज्यादा है। टेम्परेचर से इसको लाजमी रिलेट कर लीजिए। टेम्परेचर से सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पार्टिकल्स की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो डिक्रीज होती है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होगी तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इम्प्योरिटीज से सरफेस टेंशन की अगर बात करें, तो अगर किसी पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं तो सरफेस टेंशन उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होगी पानी में सरफेस टेंशन उसकी उतनी कम हो जाएगी। पानी नहीं, जो भी लिक्विड है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हम कैपिलरी एक्शन देखने से पहले हमें दो फोर्सेस को समझना पड़ेगा। वन इज अडहेसिव फोर्स एंड अदर इज कोहेसिव फोर्स। तो अडहेसिव फोर्स क्या होती है? फोर्स बिटवीन different molecules। इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना ज्यादा बेहतर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि पानी और दीवार, एक सॉलिड मॉलिक्यूल है एक लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी कि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर अडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से वो दीवार से चिपक जाता है, जिसकी वजह से अगर हम दीवार पे पानी मारते हैं तो हमें दीवार गीली नजर आती है। गीली क्यों नजर आती है? क्योंकि लिक्विड का मॉलिक्यूल दीवार के सॉलिड मॉलिक्यूल से चिपक गया। अब कोहेसिव फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कोहेसिव फोर्स होती है। लाइक मरकरी की मिसाल लें। अब मरकरी जो है वो उसके पार्टिकल्स के दरमियान इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि वो किसी दूसरी चीज से स्टिक नहीं करते। दैट इज वाई मरकरी एक लिक्विड होता है लेकिन एक नॉन वेटिंग लिक्विड होता है। तो जो अडहेसिव फोर्स जिन मॉलिक्यूल की ज्यादा, जिन लिक्विड्स की ज्यादा और कोहेसिव कम होती है, ठीक है, वो कहलाते हैं वेटिंग लिक्विड्स। और जिनकी कोहेसिव ज्यादा अडहेसिव कम होती है वो कहलाते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स। क्या बोल रहा है? पूछो, बोलो, क्लास ले रहे हैं भाई जब। ठीक है, तो वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड्स। अच्छा, अब जो कैपिलरी एक्शन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेटिंग लिक्विड्स। सर। एक मिनट बेटा रुकिएगा। जी बेटा पूछिए, बोले क्या बोल रहे थे? सर ये कैपिलरी एक्शन ये लोग हमें रीजन में ही दे सकते हैं ना? बिल्कुल, ये रीजन में ज्यादा आने के इसके इम्कानात हैं। जी सर, ओके। अच्छा, कैपिलरी एक्शन क्या है बेटा? कि देखिए, एक लिक्विड अगर आपके पास भरा हुआ है, आपने ये कैपिलरी एक्शन देखा होगा। अगर इस लिक्विड में मैं कोई स्ट्रॉ इंसर्ट कर दूं, जैसे मैंने ये एक स्ट्रॉ इसमें इंसर्ट किया, तो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो ये उसमें नजर आता होगा आपको। तो आप देखते होंगे कि आप
स्ट्रॉ से सकिंग नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी स्ट्रॉ में ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ जूस या कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया हुआ है। आपने नोटिस की ये चीज? यस सर। तो इसे यस कैपिलरी यस एक्शन कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जब स्ट्रॉ को हम लिक्विड में डालते हैं तो जो स्ट्रॉ के पास जो टचिंग लिक्विड होता है वो बिल्कुल यहाँ पर इसके टच कर रहा होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि लिक्विड्स मॉलिक्यूल में चूंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है तो वो सॉलिड सरफेस से चिपकना चाहते हैं। तो एक और मॉलिक्यूल आता है, वो भी सरफेस से चिपकना चाहता है। वो क्या करता है, जब वो आता है तो इस वाले मॉलिक्यूल को धक्का देकर ऊपर कर देता है, खुद इधर लग जाता है। लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये अप टू सम एक्सटेंट होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा होती तो लिक्विड चिपकते चिपकते इतना हो जाता है कि स्ट्रॉ से बाहर गिरता। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस फोर्स को ओवरकम करता है एयर प्रेशर। जो हवा का एयर प्रेशर होता है वो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वो कम होता है। तो एक सम एक्सटेंट तक तो लिक्विड ऊपर राइज होता है, उसके बाद वो लिक्विड एयर प्रेशर इतना हो जाता है कि वो मजीद इनको ऊपर की तरफ नहीं आने देता। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जी, सारे लेक्चर्स sir. यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास कैपिलरी एक्शन का टॉपिक हो गया। अब क्या है, जरा रिड्यूस कोर्स चेक करें। वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आप लोगों को आइडिया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। एक मिनट बेटा। अब हम देखते हैं बेटा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बेसिकली क्या है कि प्रेशर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय इट्स ओन वेपर्स। अपने ही वेपर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे आप वेपर प्रेशर कहते हो। अब ये आपके पास एक जार है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिक्विड मौजूद है, ठीक है। ये जार जो है वो क्लोज्ड जार है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको कर रहे हो हीट। अभी इस जगह पर, इस एरिया में कोई मान लो हवा या कोई भी चीज नहीं थी। जैसे जैसे आप इसको हीट करोगे, लिक्विड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा, और वेपर्स में कन्वर्ट होकर ये ऊपर की तरफ उठेगा। अब जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ उठेगा बेटा, तो जितना ज्यादा आप इसको हीट करते जाओगे, यानी जितने ज्यादा वेपर्स क्रिएट होते जाएंगे, तो उतने ही ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर्स यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपर्स यहां पर बनते चले जाएंगे। अब देखो, जितने ज्यादा यहाँ पे वेपर्स होंगे उतने ज्यादा वेपर्स इस वॉल के कंटेनर, इस कंटेनर की वॉल से और इसके ढक्कन से टकराएंगे। अब जितना ज्यादा ये कोलिजन होगा उतना ज्यादा आपके पास इनहेंस्ड, उतना वेपर प्रेशर होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, अब एक रीजन मैं पूछ रहा हूं। ऐसे लिक्विड्स जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, यानी कि हाई वेपर प्रेशर जिन लिक्विड्स का होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होगा, आई थिंक ज्यादा होगा सर। देखो, ज्यादा वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि वो लो टेम्परेचर के ऊपर वेपर क्रिएट कर रहे हैं। लो वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि वो ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर्स क्रिएट करेंगे। समझ रहे हो? तो हाई वेपर प्रेशर मींस लो लो। बॉइलिंग पॉइंट।
Yes, इज दैट क्लियर? yes, sir. यस सर। चलिए, अच्छा काइनेटिक थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। द गैसियस स्टेट इज one in which the molecule are widely separated from one another but have negligible volume। अच्छा, गैस की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसका पहला पॉइंट ये है कि जो गैस है आपके पास वो उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, और दे कैन इजीली बी कंप्रेस्ड। यानी कि गैस अगर किसी कंटेनर में है, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, अगर आप यहाँ देखें तो ये गैस एक हमारे पास एक कंटेनर में मौजूद है और ये गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एंड दीज पार्टिकल्स आर ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। इन पार्टिकल्स का इंडिविजुअल वॉल्यूम कभी कंसिडर नहीं होता, ठीक है, ओवरऑल गैस का वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। यानी कि अब देखो इतने सारे वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ओवरऑल इन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ओवरऑल इन्होंने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो दैट विल बी कंसिडर एज देयर वॉल्यूम, ठीक है ना। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल की बात करें कि भाई ये मॉलिक्यूल है गैस का, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल्स का अलग अलग वॉल्यूम कभी भी काउंट नहीं करते। ओवरऑल जो वॉल्यूम काउंट होता है, मतलब वॉल्यूम जो होता है किसी गैस का, हम वो काउंट करते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं। यानी कि जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल का मूव करने का कोई फिक्स रास्ता नहीं है जिसपे वो मूव कर रहा है, जिस मॉलिक्यूल का जहां दिल कर रहा है वो वहां मूव कर रहा है, सही है, जिस मॉलिक्यूल का जहां दिल कर रहा है वो वहां मूव कर रहा है। अब मूव करने के दौरान ये मुमकिन है कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से भी टकराएं और कंटेनर की वॉल से भी टकराएं। तो एक दूसरे से टकराएं या कंटेनर की वॉल से टकराएं, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, वो दोनों टकरा सकते हैं। अच्छा, अब जब अगर जैसे एक गैस मॉलिक्यूल यहां से चला और दीवार से टकराया और फिर आके इस मॉलिक्यूल से टकराया, तो यहां से लेकर यहां तक का और फिर यहां से लेकर यहां तक का ये जो टोटल फासला है, इस टोटल फासले को हम कहते हैं बेटा मीन फ्री पाथ। सही है, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. जी सर। चलें आगे चलते हैं फिर। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है, चाहे वो एक दूसरे के साथ हो या कंटेनर की दीवार के साथ हो, ये कोलिजन हमेशा इलास्टिक कोलिजन होता है। इट इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि इस टकराने के दौरान लॉस ऑफ एनर्जी कॉज नहीं होता। देखो कोई एक चीज, अगर मिसाल के तौर पे मैं स्टेशनरी खड़ा हुआ हूं, आप में से कोई बहुत तेजी से भागता आता है बहुत तेज रफ्तारी के साथ और भाग के आकर मुझसे टकरा जाता है, ठीक है, अब टकराने पर क्या होगा, मे बी मैं गिर जाऊं, मे बी हम दोनों गिर जाएं। क्यों ऐसा हुआ? इट इज ऑल बिकॉज के जब आप मुझसे टकराए तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी थी वो मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई, ठीक है, आपकी बॉडी की एनर्जी मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई। जैसे ही आपकी बॉडी की एनर्जी मेरी बॉडी में ट्रांसफर हुई, अब मेरी बॉडी उस वक्त मूव करने की सलाह, मतलब उसमें आ गई, यानी कि मूव करने की स्टेट में आ गई, जो कि फिल वक्त मेरी, मतलब मैं मूव करना नहीं चाह रहा था, तो मैं गिर गया, ठीक है। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन था। बट इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन ऐसा है कि आप भागते हुए आए, मुझसे टकराए और आपकी बॉडी से कोई भी एनर्जी मेरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुई। दिस इज वी कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. अब गैस का प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, अगला पॉइंट ये है हमारे पास। देखो गैस का प्रेशर ऐसे क्रिएट होता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, जैसा आप यहां देख सकते हो कि ये मॉलिक्यूल गया कंटेनर की दीवार से इधर टकराया और टकरा के बाउंस बैक हुआ, तो जब ये टकराता है तो ये टकराता है विद सर्टेन फोर्स। वो सर्टेन फोर्स को जब हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर, ठीक है, ये होता है गैस का प्रेशर।
आइडियल गैस की अगर बात करें तो आइडियल गैस के अंदर देयर इज नो अट्रैक्टिव एंड नो रिपल्सिव फोर्स, बट जेन्युइनली गैसेस में थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव फोर्स और थोड़े बहुत रिपल्सिव फोर्स मौजूद होती है जेन्युइनली, बट दैट इज वेरी मिनिमम अमाउंट, तो आप उसे कंसिडर नहीं करते, निग्लेक्ट ही करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आगे चलिए। गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर आसान लफ्जों में बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट टेम्परेचर कौन सा? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं बेटा केल्विन वाले टेम्परेचर को, यानी कि टेम्परेचर विच इज मेजर्ड इन केल्विन यूनिट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जितना ज्यादा केल्विन टेम्परेचर होगा किसी गैस का, उस गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये हो गई हमारे पास गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम चलते हैं गैस लॉज की जानिब। गैस लॉज देख लेते हैं। तो बारी बारी सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट हियर एंड चार्ल्स लॉ। अच्छा, चार्ल्स लॉ पर जाने से पहले मैं बॉयल्स लॉ का एक फॉर्मूला लिख दूं। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा लॉ, और वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? यहां पर अक्सर मैंने बच्चों को देखा है वो पेपर में बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो लफ्ज एब्सोल्यूट नहीं लगाते। आप यकीन करें, सिर्फ इस लफ्ज एब्सोल्यूट ना होने की वजह से आपकी पूरी स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि आप अगर सिर्फ टेम्परेचर बोलते हैं तो दैट विल बी रेफर्ड एज सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट बोलना लाजमी है ताकि वो रेफर करे केल्विन टेम्परेचर को। इसका फॉर्मूला V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। नाउ व्हाट अबाउट एवोगाड्रोस लॉ? सर जी बेटा। सर ये जो बॉयल्स में जो टेम्परेचर कांस्टेंट है उसमें भी हमें एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा? नहीं, उसमें जरूरी नहीं है। if you are saying temperature is constant, then it means के अब टेम्परेचर का स्केल कोई सा भी हो, that is constant. ओके सर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट T एंड P बोथ। अब इसको भी आप कह सकते हो V1 मल्टीप्लाई बाय N1 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाय N2। ये वाला फॉर्मूला आप कभी भी यूज करते नहीं हो। इसके बाद जो इससे रिलेटेड आती है आपके पास वो है जनरल गैस इक्वेशन। What is general gas equation? It is PV is equal to nRT। इधर P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R जनरल गैस कांस्टेंट है और N नंबर ऑफ मोल्स है। R आपके पास क्या है? R आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है। अमूमी तौर पे इसकी वैल्यू जो केमिस्ट्री में ली जाती है वो 0.0821 atm.dm³
पर मोल केल्विन्स ली जाती है। इसकी एक एसआई यूनिट भी होती है, दैट इज 8.314 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मोल डॉट केल्विन्स, ये इसकी यूनिट होती है। और ये याद रखिएगा ये एसआई यूनिट है, ठीक है, ये एसआई वैल्यू या एसआई यूनिट है। अमूमी तौर पे फिजिक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि केमिस्ट्री में ये इस्तेमाल नहीं हो सकती या फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं हो सकती। आपको मैं जो बात बता रहा हूं वो आम हालात की बात है। अच्छा, P1 V1 इज इक्वल टू T1 और ये बराबर है बेटा P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 के। ये कहलाती है आपके पास बेटा इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। इसका एक नाम होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, दूसरा नाम इसका होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। ये दो इसके नाम हैं। अब इससे रिलेटेड थ्योरी वगैरह आ सकती है, एक मर्तबा हम बुक में देख लेते हैं कि इनके रिगार्डिंग क्या क्या बातें हमारे पास लिखी हुई हैं। बॉयल्स लॉ आ गया, बॉयल्स लॉ मैंने समझा तो दिया है। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो ना, ये बॉयल ने एक्सपेरिमेंट किया था गैसेस मालूम करने के लिए, इसे गैस का प्रेशर मालूम करने के लिए, इसे जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक्सप्लेन करना है इसको, तो इसमें बॉयल ने क्या किया, बॉयल ने बेसिकली इसमें एक खास मतलब लिक्विड भरा ट्यूब के अंदर, लेकिन ऊपर से उसने इधर से लिक्विड पोर किया। तो उसने ये देखा कि लिक्विड जो है ना वो एक सर्टेन लेंथ तक जो है ना वो ट्यूब में भराया, ऊपर के हिस्से पे वो नहीं भराया। क्यों? क्योंकि वहां पर गैस मॉलिक्यूल्स पहले से मौजूद थे जो ट्रैप हो गए थे। अब अगर वहां गैस मॉलिक्यूल नहीं होते तो लिक्विड ऊपर तक भरता, यानी कि इस ट्यूब में इस साइड तक भी आता, लेकिन यहां पर नहीं आया। अब अगर जब इसने बॉयल ने ट्यूब में मजीद इसको यानी कि लिक्विड को भरा, तो ये लिक्विड इस साइड पर तो आगे बढ़ा, मतलब इस साइड पर तो इंक्रीज हुआ। जितना लिक्विड उसने इस साइड पर इंक्रीज किया, उसने देखा उतना ही यहाँ पर जो गैस का आपके पास वो था ना वॉल्यूम था, वो कम होता चला गया। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी गैस यहाँ पर अवेलेबल थी वो कंप्रेस हो गई और एक सर्टेन स्ट्रेंथ पर लेंथ पर आकर रुक गई। वहां पर सारे गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए। इसे कहते हैं हम बॉयल्स का जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। समझ में आई वाली बात बेटा? जी सर। यस सर। आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये बॉयल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी किसी कॉलेज का पेपर मेरी नजरों से गुजरा था, तो वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी हुई थी, तो उसको याद रखिएगा। अब इसमें जो जेन्युइन बॉयल्स की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो ये है, ठीक है। ये बॉयल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है लॉ की, सही है। तो फिर सर ये दूसरा वाला किस चीज का ग्राफ है? बेटा ये लॉ का ग्राफ नहीं है, ये लॉ की एक डिडक्शन है। यानी कि देखो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का ग्राफ तो ये है, लेकिन वॉल्यूम इज, अब यहां पर आपने प्रेशर को बजाय प्रेशर लेने के 1/P ले लिया, यानी कि आपने इसको ये वाली वैल्यू ली हुई है, तो इस वजह से ये लाइन स्ट्रेट हो गई। बस इसको याद रख लेना कि 1/P में लाइन स्ट्रेट है और P में जो है वो लाइन कर्व है। मैथमेटिक्स वाले इसको थोड़ा बेहतर समझ लेंगे, वो भी अगले साल, इस साल में। फिल वक्त मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा। ये इसके एक्सपेरिमेंटेशंस। फिर आ गया चार्ल्स लॉ। अच्छा, एक और जो है ना सवाल आ जाता है, सर आपसे बोलते हैं कि वो आप ना बॉयल्स लॉ को अकॉर्डिंग टू केएमटी एक्सप्लेन करें, चार्ल्स लॉ को अकॉर्डिंग टू केएमटी एक्सप्लेन करें। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत खाली जगह होती है, तो व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर ये खाली जगह कम हो जाती है और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होता है। ये इसकी काइनेटिक एक्सप्लेनेशन है। चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ ये आ गया आपके सामने, इसकी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये रही, याद रखिएगा। और चार्ल्स लॉ की अगर केएमटी आपसे बोलें कि भाई चार्ल्स लॉ की केएमटी बताओ, तो जब हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर या दैट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीजेस दी काइनेटिक एनर्जी, एंड इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग
तो फिर गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे, और वो तेजी से मूव करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली गैस का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ, उसके बाद इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं है। अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आ गया। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन शामिल है, डाल्टन्स लॉ नहीं है आपके कोर्स का हिस्सा, या ये भी है रिड्यूस कोर्स। चलो, डाल्टन्स लॉ वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं तो पता नहीं, मेरा तो दिल कहता है भाई कर लो, बजाय रिस्क लेने के कर लो। खैर, अब ग्राम्स लॉ पर आ रहा हूं। सब यही बोल रहे हैं कि ग्राम्स लॉ और डाल्टन्स लॉ नहीं है, तो हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। अलबत्ता क्लास में मैंने डाल्टन्स लॉ भी पढ़ाया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। ग्राम्स लॉ सर जी, सर डाल्टन्स लॉ के जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले जो है न्यूमेरिकल्स, वो मतलब आ सकते हैं? हाँ वो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्योंकि उसमें वही जनरल गैस इक्वेशन आ रही है जी इसलिए ना। बेटा, बिल्कुल। सही है। अच्छा, ग्राम्स लॉ क्या है आपके पास? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस के पहले मैं लॉ की बात कर लेता हूँ। ग्राम्स लॉ आपके पास है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। फॉर्मूला बनाएंगे तो R1/R2। अब मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, R1 के लिए M1 नीचे आ जाएगा, R2 नीचे है तो M2 ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसी फॉर्मूला को आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखोगे तो डेंसिटी में भी ऐसा ही होगा कि गैस 1 की डेंसिटी नीचे और गैस 2 की डेंसिटी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपने गैस 1 का रेट ऊपर और गैस 2 का रेट नीचे लिया है। इसी तरीके से V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2/V2, ये एक फॉर्मूला है। M2/M1 वही रहेगा। V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2/V2, D2/D1, ये एक फॉर्मूला है। इसके अलावा T2/T1 इज इक्वल टू M2/M1, या फिर T2/T1 हो जाएगा D2/D1। समझ में आ गई बेटा बात? यस सर। यस सर। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं आपके लिए, जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स पर्सपेक्टिव में, वो एक ये वाला हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक ये वाला हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट सिर्फ यही दो होंगे मैं ये नहीं कह रहा, ये दो हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर ये फॉर्मूला नहीं हो सकता कि V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1? क्योंकि उसके अगर लिए टाइम सेम होगा तो टाइम। बेटा, उसके लिए इशू ये है कि टाइम अगर सेम हो गया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे चेंज होगा भाई? ये भी है। रेट का मतलब होता है किसी चीज को आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो। जब रेट चेंज ही नहीं हो रहा, टाइम कांस्टेंट है तो रेट चेंज नहीं हो रहा, जब रेट चेंज नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। जी सर सही है। सही। अच्छा, अब आप लोगों के पास एक टास्क है। किट आप सबके पास मौजूद है, किसी के पास हार्ड में, किसी के पास सॉफ्ट में। तो इसके एमसीक्यूज जो हैं वो सारे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो एमसीक्यूज के हवाले से तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि खुद सॉल्व करें बेटा। मतलब थोड़ी मेहनत करके, लाइक थोड़ा ढूंढ के पढ़ के, ये नहीं कि एक समझ नहीं आ रहा उठाया तस्वीर स्क्रीनशॉट लिया सर को भेज दिया सर बता देंगे। भाई सर तो बता देंगे, लेकिन बात यह है कि आपकी अपनी मेहनत का है। आपकी अपनी मेहनत तो कहीं भी नहीं हुई, सारी चीजें तो सर ने बता दी। समझ गए ना मेरी बात? तो पेपर तो आप लोगों ने देना है बेटा, सर तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए सर को जरूरत नहीं है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं।
तो मैं चाहूंगा कि आप लोग न्यूमेरिकल्स को एक नजर देख लें, और अगर किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दें, तो हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सारे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, 2-4 न्यूमेरिकल्स मैं करा देता हूँ। न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, जिसमें प्रॉब्लम हो रही है वो बता दीजिए। अच्छा जी, देखिए न्यूमेरिकल, इसमें जो आपको मास दिया हुआ है KNO3 का, वो दिया हुआ है 100 ग्राम्स। साथ में आपको टेम्परेचर बता रहे हैं 39 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर बता रहे हैं 765 टॉर। और आपसे कह रहे हैं वॉल्यूम आप बताइए। अब सवाल सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि मुझे जनरल गैस कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं उसको लिख देता हूं। अगर आपको आइडिया ना भी हो रहा हो, आपने पहले डेटा में ना लिखा हो, तो जब सवाल में आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे इसकी जरूरत है, तो आप उसके बाद लिख लीजिएगा। कोई इसमें ये नहीं है कि आप पहले ही लिखना होगा आपको, ठीक है। तो ये आपका डेटा हो गया। सबसे पहले तो आपको चैप्टर 1 के जरिए पता करना पड़ेगा। अच्छा, इस सवाल को आप फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस हमें मालूम करना है ना, इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने चैप्टर 1 के तरीके से ऑक्सीजन गैस के मास फाइंड करना होगा, या ये कह लो कि आपको उसके मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अब देखो इक्वेशन में लिख रहा हूं KNO3 डिकम्पोजेज इनटू KNO2 एंड O2। इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, 2 और 2, ठीक है। अब इक्वेशन मुझे क्या कह रही है? इक्वेशन मुझे ये कह रही है कि पोटेशियम का मास है 39, नाइट्रोजन का मास है 14 और 3 ऑक्सीजन का मास है 48। इनको प्लस करके क्या आ रहा है? 62 और 101, और 101 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 202। यानी अगर मैं 202 ग्राम KNO3 लूंगा तो 32 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म होगा। ये वाली बात समझ में आई बेटा, ये जो स्टेप मैंने किया? यस सर। ठीक है, यस सर, आ गई है। ओके। तो अब सबसे पहले काम मैं क्या करता हूं? सबसे पहले काम मैं ये करता हूं कि मैं फाइंड करता हूं, बल्कि कन्वर्ट करता हूं। ये मास टू वॉल्यूम रेशियो का सवाल है, तो मैं सबसे पहले मास को कन्वर्ट कर देता हूं बेटा वॉल्यूम में। सबसे पहला काम मेरा ये है। मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला N इज इक्वल टू, हो मास को वॉल्यूम लिख दिया बेटा, सॉरी ये मास को वॉल्यूम नहीं बल्कि मास को मोल है। अब जिसका मोल मास गिवन है बेटा, यकीनी तौर पे मोल में कन्वर्ट भी वही होगा। अच्छा, गिवन मास कितना है? गिवन मास है इसका 100 ग्राम्स, और मॉलिक्यूलर मास है 101 ग्राम। सर 101 क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया? बेटा 2 से 202 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 202 तो इससे मल्टीप्लाई होकर आएगा। असली में जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो तो एक मॉलिक्यूल का होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का मास आपने लिया हुआ है, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस ही 2 मॉलिक्यूल पर हो रही है, एक पर बैलेंस ही नहीं हो रही। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई है मेरी? जी सर। तो अब जरा दोनों को डिवाइड करके आंसर बताओ। मेरे ख्याल से 0.999 आएगा आंसर। यस सर। 0.999 मोल आ गया, सही है। अब मोल को कन्वर्ट करते हैं मोल में, यानी कि मोल से मोल की कैलकुलेशन करते हैं। तो इक्वेशन के हिसाब से KNO3 के 2 मोल्स, यहां पे रहो इक्वेशन देखो, 2 मोल KNO3 के 1 मोल ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो आप यूनिटी मेथड अप्लाई करो। 2 मोल ऑफ KNO3 produces
1 मोल ऑफ O2. तो 1 मोल ऑफ KNO3 प्रोड्यूसेस 1/2 मोल ऑफ O2. ये वाली बात समझ में आई बेटा? यस सर। अब Yes, आपके पास कितने मोल हैं? 0.999 मोल ऑफ KNO3 produces 1/2 multiplied by 0.999. मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आंसर बताएं बेटा। सर 0.4995। 0.4995 मोल ऑफ O2. अब आपके पास सवाल में जब टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है तो आपको वॉल्यूम जो निकालना होगा यहाँ पर वो PV इज इक्वल टू NRT से निकालना होगा। देखो, वरना आप जब चैप्टर 1 में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आप तीसरा स्टेप करते हो मोल टू वॉल्यूम का, जिसमें आप मोलर वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज करते हो। एट STP 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 DM3। याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. लेकिन यहाँ वो यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको जनरल गैस इक्वेशन यूज करनी है, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर की जो कंडीशंस है ना वो चेंज है। PV इज इक्वल टू NRT, तो वॉल्यूम आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NRT अपॉन P। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हमने जो चेंज नहीं की, प्रेशर को टेम्परेचर को कन्वर्ट कीजिए। 39 प्लस 273 क्या आ रहा है केल्विन में? 312 केल्विन। और प्रेशर को कन्वर्ट कीजिए तो ATM में 760 और 65 को डिवाइड करें 760 से। ATM क्या आ रहा है? 1.006. 1.006 ATM। ठीक है ना? सारी कन्वर्जन हो गई आपकी। अब वैल्यूज पुट कर लें। N आ रहा है 0.4995, R आ रहा है 0.0821, टेम्परेचर है 312, डिवाइडेड बाय 1.006। बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। सर 12.71। 12. Yes, sir. 12.71 यूनिट आएगा इसका DM3। समझ में आया बेटा ये सबको? यस सर। हुजैफा? यस सर, आगे समझ में। और बताइए किसी को अगर कोई और न्यूमेरिकल में इशू आ रहा हो। अच्छा,